1 अक्टूबर 2024 को इजराइल के आसमान में एक दृश्य देखा जाता है जिसमें 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर तेजी से हमला करती हैं। ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी जाती हैं। इससे पहले 13 अप्रैल 2024 को भी इजराइल के ऊपर लगभग 300 मिसाइल से हमला हुआ था। तब भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइल्स को ओवरटेक कर लिया था और उससे भी उन्हें कुछ ज्यादा खतरा नहीं पहुंचा था, जिसमें यूएसए और यूके ने उनकी मदद भी की थी। पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्टेटमेंट देते हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस के चलते उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. इंडियन मीडिया वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर कर चुकी है। On the brink of World War 3. World War 3 has already started. The World War is already upon us. लेकिन इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहना है सिर्फ एक बेवकूफी होगी। हाँ, लेकिन ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रीजनल वॉर जरूर बन सकता है, क्योंकि पहली बार मिडिल ईस्ट की सबसे 2 बड़ी ताकतें इजराइल और ईरान डायरेक्ट एक दूसरे के सामने आई हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने तो देश एक वक्त पर मिडिल ईस्ट के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। करीबी दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर तय होता है एक रिवॉल्यूशन और गद्दारी से। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान के तट पर कायम होता है अयतुल्ला खोमेनी का राज, और वो आते ही इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर देता है। इस फैसले से ईरान भी काफी चौंक गया था। इसका दूसरा कारण यह भी था कि सऊदी अरेबिया को मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है, और सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जबकि ईरान में शिया मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। दोनों का कल्चर एक दूसरे से पूरा डिफरेंट है, और ईरान चाहता था कि सऊदी अरेबिया की जगह मुस्लिम देशों का लीडर मिडिल ईस्ट में ईरान को घोषित किया जाए, जबकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध भी काफी घने हुआ करते थे। इजराइल क्षेत्रफल के मामले में तो काफी छोटा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस और पावर के मामले में इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और इसी को तोड़ने के लिए ईरान इजराइल के हर पड़ोसी मुल्क में संगठन बनाती है जिन्हें फंडिंग और हथियार मुहैया करवाती है, जिसके चलते इजराइल इसको गद्दारी का नाम देता है। इजराइल के पड़ोसी लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसकी आर्मी की तादाद लेबनान की आर्मी से ज्यादा है, इसको भी फंडिंग ईरान प्रोवाइड करवाता है और हथियार भी ईरान ही मुहैया करवाता है। इसके बाद यमन में हुतीस और गाजा में हमस को भी ईरान फंडिंग करता है और हथियार मुहैया करवाता है। इनकी ट्रेनिंग सीरिया में होती है और ये आकर सब मिलकर हमला इजराइल पे करते हैं, और इजराइल ना सिर्फ इन हमलों का डटकर सामना करता है बल्कि इनको मुंहतोड़ जवाब भी देता है, और इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। अब ये लड़ाई प्रॉक्सी वॉर से हटकर आमने सामने की बन चुकी है, क्योंकि इजराइल और ईरान आमने सामने से एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार है। 2008 में होने वाले गाजा वॉर के तुरंत बाद इजरायली एयरफोर्स कमांडोज के साथ मिलकर ईरानी हथियारों को पकड़ दिए जो सूडान के रास्ते हमस तक जा रहे थे। इसके तुरंत बाद 4 नवंबर 2009 को इजरायली नेवी ईस्ट मेडिटेरियन सी में एक कॉन्गो शिप को पकड़ती है, जिसमें टन्स ऑफ ईरानी हथियार हिजबुल्लाह को भेजे जा रहे थे। यहाँ से इजराइल प्रॉक्सी वॉर समझ चुका था और ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार था। अर्ली 2010 में इजराइल को खबर मिलती है कि ईरान यूरेनियम न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग करने वाला है, जिसको इजराइल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानती है और ईरान पर हमला करने का ठान लेती है। पहला हमला इजराइल 12 जनवरी 2010 को करती है, जिसमें फिजिसिस्ट मसूद अली मोहम्मदी को मार गिराया जाता है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2010 को दूसरे हमले में IRGC के मिलिट्री कैंप पर 18 सोल्जर्स के मारे जाने की खबर आती है। इसके तुरंत बाद 29 नवंबर 2010 को तीसरा हमला होता है, जिसमें सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मजीद सहरारी और फरीदीन अब्बासी को टारगेट किया जाता है, जिसमें मजीद सहरारी को मार गिराया जाता है और फरीद अब्बासी जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं। फिर 23 जुलाई 2011 को ईस्टर्न तेहरान में, जो कि ईरान की राजधानी है, उसमें एक हत्याकांड होता है। इतने सब के बाद भी ईरान तस से मस नहीं था। इसके तुरंत बाद 15 मार्च 2011 को इजराइल एक शिप को सीज करता है, जिसमें ईरानी हथियार गाजा की तरफ भेजे जा रहे थे। इजराइल हमले कर चुका था और ईरान की पीठ टूट चुकी थी, लेकिन ईरान को मुंह बचाने के लिए कुछ तो करना था, जिसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से 2 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी जाती हैं, जिसमें 14 लोगों के मरने की खबर आती है, और हिजबुल्लाह इसको कहता है कि ये इजराइल के लिए सीरिया और ईरान की तरफ से एक चेतावनी है, जिसके जवाबी हमले में इजराइल मिसाइल दागता है और 18 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है। फिर 18 जुलाई 2012 को बल्जीरिया में एक टूरिस्ट बस के ऊपर अटैक होता है, जिसमें 5 टूरिस्ट मारे जाते हैं, ड्राइवर मारा जाता है और 32 लोग घायल होते हैं। इजराइल इसका जिम्मेदार हिजबुल्लाह और ईरान को ठहराती है और साथ ही जवाब देने के लिए भी कहती है।
इसके बाद 5 मार्च 2014 को इजराइल एक शिप को पकड़ती है जिसमें सीरियन M32 रॉकेट्स फिर से गाजा की तरफ भेजे जा रहे थे। इतना ही नहीं, अगर ऐसे फैक्ट्स निकाले जाएं तो इनके ऊपर पूरी 3 घंटे की फिल्म बन सकती है। इजराइल और ईरान की ये लुक्का छुपी प्रॉक्सी वार तब से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर एक समरी की बात करें तो इजराइल अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा से संघर्ष में रहा है। इतना ही नहीं, ना ये सिर्फ अपना डिफेंस करता है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी देता है। हाल ही में ईरान की कैपिटल तेहरान में घुसकर हमस के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनैया और 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये साफ नहीं है कि ये किसने किया है, लेकिन ईरान इसका जिम्मेदार इजराइल को ठहराता है और हाल ही में जो मिसाइल्स दागी गई हैं उनको ईरान इनकी मौत का बदला बताता है। लेकिन इजराइल का असली संघर्ष 1982 में हिजबुल्लाह के बनने के बाद 1985 से शुरू होता है। लेकिन 1985 से 2000 तक साउथ लेबनान की लड़ाई चलती है जिसमें 500 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जाते हैं और 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह और 600 से ज्यादा लेबनानी सैनिक मारे जाते हैं और एक समझौते के चलते इजराइल साउथ लेबनान को छोड़ देता है, जो कि सबसे बड़ी गलती आगे चलकर साबित होती है। फिर 2000 से लेकर 2006 तक शावा फार्म कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके तुरंत बाद लेबनान की सेकंड लड़ाई इजराइल को लड़नी पड़ती है। इसके बाद 2008 में पहला गाजा वार होता है, फिर 2013 में सीरिया सिविल वार और उसके तुरंत बाद 2014 में फिर से दूसरा गाजा वार होता है। इसके बाद 2023 से हिजबुल्लाह और हमस और पैलेस्तीन के साथ लगातार चल रहे संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसमें अब ईरान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया है। इस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने है। इजराइल अपनी मिलिट्री और आर्म्स को लेकर है जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी मोसाद एजेंसी किसी भी देश में घुसकर दुश्मन को मार गिराने में कामयाब रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि इजराइल अपने पड़ोसी मुल्क और ईरान के सामने घुटने टेक देगा या फिर ईरान को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी?